हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 का पाठ 13 ग्राम श्री, जिसे कि सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। बहुत सुंदर कविता है, ये प्रकृति कविता है। सुमित्रा नंदन जी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं। सुकुमार कवि कहलाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उत्तरांचल का अल्मोड़ा जिला यानी ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनको सुकुमार कवि, सुकुमार मतलब कोमल कवि कहा जाता है। कोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, तो ये बड़े कोमल भावों में अपनी बात को वर्णन करते हैं, इसलिए इनको सुकुमार कवि कहते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। पहले बचपन वाली शिक्षा जो है वो प्राथमिक वाली अल्मोड़ा में हुई, उसके बाद फिर बनारस और इलाहाबाद में इन्होंने पढ़ाई करी। बचपन से ही काव्य रचना में रुचि रखते थे। महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से एक थे और इन्होंने गांधी जी के कारण अपना विद्यालय छोड़ दिया, क्योंकि इनको लगा कि देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इन्होंने फिर लेखन कार्य शुरू किया। 1918 से 1977 तक साहित्य की सेवा करी। साहित्य की सेवा मतलब इन्होंने बहुत अधिक लेखन कार्य किया। कविताएं, लेख, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी लिखी। और 1977 में इनका निधन हुआ। इनकी रचनाएं जो थी वो पद, गद्य पद दोनों में ही बहुत अच्छी अच्छी थी। जो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, चिदंबरा, नाटक इन्होंने लिखे, रजत, रश्मि, शिल्प, ज्योत्सना, उपन्यास लिखा, हार। और इनकी विशेषता क्या थी? ये प्रकृति प्रेमी थे, मानवतावादी से संवेदनशील, प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान रखने वाले कवि थे। प्रकृति चित्रण में अद्वितीय थे, इसीलिए इनको सुकुमार कवि कहा गया। तो अब हम देखते हैं पाठ हमारा। भाषा कैसी होती थी इनकी? बड़ी ही सरल सुगढ़ भाषा होती थी, साधारण खड़ी बोली की भाषा है। जो ये कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव और प्रकृति, गांव की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। मतलब गांव में कैसी नेचर कैसे अपने चरम पर होता है गांव में, उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। खेत में दूर तक फैली लहलहाती फसलें हैं, फल फूलों से लदी हुई डालियां हैं और गंगा की सुंदर रेती है। कवि को रोमांचित कर रही। गंगा की सुंदर मतलब गंगा का किनारा है, और गंगा के किनारे जो बालू है, रेती मतलब बालू, एक होता है समुद्र की रेत, जो वो नहीं, जो गंगा नदी में रेत होती है, बालू होती है, उसका किनारा है और उसके वो रोमांचित है कवि, और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यहाँ पर। रोमांच मतलब जब आप उत्तेजना से, खुशी से आपके गूज़बम्स आ जाएं, आपको रोए उठ जाएं आपके, वो रोमांच होता है। तो ये प्रकृति में है, नेचर में है। नदी बह रही है, नदी का किनारा है और आसपास खेत खलिहान है, खेत लहलहा रहे हैं, उसका वर्णन इस कविता में। और देखिए कितने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। पंक्तियां देखिए बच्चों। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भू तल पर झुका हुआ नबकाचिर निर्मल नील फलक। अब यहाँ फैली खेतों में दूर तलक खेतों, खेती खेत नजर आ रहे हैं और हरियाली फैली है। हरियाली कैसी है? साधारण नहीं है, कोमल, मखमली, मखमल होता है बिल्कुल मुलायम सा कपड़ा, तो ऐसी मलमली सी कोमल सी हरियाली फैली हुई है पूरी दूर तरफ। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, और उस हरियाली में साथ साथ क्या लिपटा हुआ है? रवि मतलब सूरज की जो किरणें आ रही है वो उस हरियाली में लिपट गई हैं। चांदी की सी उजली जाली, और वो हरियाली ऐसे है और सूरज की किरणें उसमें ऐसे लिपट गई हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे जाली बन गई हो, हरियाली की और किरणों की जाली बन गई है। और वो कैसी है? उजली सी, साफ सुंदर जाली बन गई, चमकने वाली। तिनकों के हरे हरे तन पर, और जो घास के तिनके हैं उनके हरे शरीर पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हिल रहा है, हरित मतलब हरे रंग का, रुधिर मतलब खून, रहा झलक, उनके ऊपर जो हरे रंग का खून है वो झलक रहा है। वो खून क्या है बच्चों? पानी की ओस की बूंदें पत्तियों पर पड़ी हुई हैं और वो हवा से हिल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है हरा हरा पानी नहीं है, वो उनका अंदर का शरीर का उनका खून है जो हिल रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नबकाचिर निर्मल नील फल।
आसमान नीले रंग का है, भूतल पर, जमीन पर झुका हुआ ये जमीन है। यहाँ पर मखमली हरियाली है, सूरज की किरणें हैं जो जाली बना रही हैं। वो जाली कैसी है? उजली सी है, चमकीली है, और पत्तियों पर बूंदे हैं, वो लग रहा है उनका खून हिल रहा है हरे रंग का। और उसके बाद ये जो आसमान था नीले रंग का, वो झुक रहा है, पृथ्वी पर झुका जा रहा है। नभ का चिर निर्मल नील फलक, और नभ का, आकाश का, निर्मल साफ सुंदर, चिर मतलब अनंत, बहुत बड़ा नीले रंग का फलक, फलक मतलब पहलू, पट, इतना बड़ा आकाश जो है वो श्यामल भूतल पर झुका। श्यामल क्यों कहा? जमीन को श्यामल कहा क्योंकि श्यामल हरे रंग की हो गई है वो। तो हरी हरी धरती पर नीला नीला आकाश, ऐसा लग रहा है मानो वो झुका जा रहा है। वो इतना खुश है देखकर पृथ्वी को कि पृथ्वी से मिलने आना चाहता है, और वो पृथ्वी पर झुका जा रहा है। गाँव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि गाँव में दूर दूर तक मखमल की तरह मूल्यवान हरियाली फैली है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर लगता है चांदी की जाली बिछी हुई है। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है जैसे उनका हरा रक्त बह रहा है। हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। मानो धरती से वो प्रेम करना चाहता है और वो झुक रहा है, वो उसको अपनी बाहों में लेना चाह रहा है पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इतनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर भाव, कवि के अपने भाव हैं। कवि खुद बहुत बड़ा प्रकृति प्रेमी है और वो इस समय प्रकृति में गंगा के किनारे बैठा है। आगे की पंक्तियां, रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली। अभी जमीन जो है वो, धरती जो है, वसुधा मतलब धरती, रोमांचित सी, रोमांचित मतलब खुशी से पागल हो गई है, एकदम रोमांच आ रहा है उसके अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि आई जो गेहूं में बाली, जैसे गेहूं में बालियां आ गई हैं, गेहूं के खेत हैं उनमें बालियां निकल पड़ी, तो ऐसा लगा धरती रोमांचित हो गई। जब हम रोमांचित हो जाते हैं, हमें कोई खुशी हो या कोई डर लग रहा हो या कोई हम रोमांच अंदर से हो रहा हो, तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही धरती के लग रहा है, गेहूं की बालियां ना हुई, उसके रोए खड़े हो गए हैं। वसुधा रोमांचित हो गई है। अरहर सनई के सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। अरहर सनई, अरहर के खेत लगे हुए हैं, दाल जो होती है अरहर। सनई, सनई ये सफेद रंग के फूल खिलते हैं। सनई की सोने जैसी वो ऐसे चमक रही, सूरज की रोशनी से चमक रही है, ऐसे सोने की सी। किंकड़ियां हैं शोभाशाली, किंकड़ियां, उनके जो कण हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे करधनी में लगे लगे छोटे घुंघरू। करधनी आपने देखी है बच्चों, कमर पे पहनने वाला एक गहना होता है, उसमें घुंघरू लगे होते छोटे, जैसे पायल होती है ऐसे एक पायल जैसा करधनी होती है। तो ऐसा लग रहा है वो जो गेहूं की बालियां हैं वो बालियां नहीं, वो ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने करधनी पहनी हुई है, किंकड़ियां पहनी हुई हैं, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं और बड़ी शोभाशाली, बहुत सुंदर लग रही हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, अभी तेल से भरी तैलाक्त गंध जो है वो उड़ रही है। कहाँ से तेल की गंध आ गई? फूली सरसों पीली पीली, क्योंकि सरसों के खेत हैं, वहाँ पे पीली पीली सरसों फूली हुई है, तो सरसों से तो तेल वाली गंध आएगी ना, सरसों का तेल सुना है, तो वो तैलाक्त गंध जो है वो फैली हुई है। लो हरित धरा से झांक रही, अब देखो जरा इधर देखो, हरी हरी धरती से क्या झांक रहा है? नीलम की कली तीसी नीली, और एक तरफ हरे हरे खेतों में नीले रंग के फूलों वाली अलसी। तीसी मतलब अलसी, अलसी के फूल, अलसी का भी तेल निकालते हैं बच्चों। अलसी का फूल जो है वो नीले रंग का होता है। तो ऐसा लग रहा है कि अलसी के फूल जो है वो हरी हरी धरती में से निकल करके झांक रहे। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। नीलम की कली, कलियां नीलम जैसी नीले रंग की कलियां हैं, और तीसी नीली रंग की जो अलसी है वो झांक रही है। तो मतलब क्या है? जमीन है, सरसों के खेत लगे हैं, गेहूं लगा हुआ है, अरहर लगा है, सनई की सोने की बालियां लगी हैं, भीनी भीनी खुशबू तैलाक सी आ रही है। उसमें ही वो जो अलसी के नीले फूल है, नीला पीला हरा रंग, उसका जो वर्णन किया है वो कवि ने किस तरह किया, और यहाँ पर ऐसे वर्णन किया है, उनका मानवीकरण कर दिया है। तीसी की जो नीली जो कली है वो झांक रही है ना। गांव के सौंदर्य को देखकर लगता है धरती खुशी और रोमांच से भर गई। उसके रोमांच का प्रदर्शन करने के लिए जौ और गेहूं की पौधे में बालियां निकल आई हैं। रोमांच, उसके जो रोए खड़े हुए, वो ऐसा लगा गेहूं और सनई के पौधे में से बाली निकल आई। अरहर और सनई के पौधे पर लगी फलियां करधनी में लगे घुंघरुओं की तरह शोभित हो रही हैं। चारों तरफ सरसों के फूल हैं जिसमें तेल की गंध फैली हुई है। इसी समय हरी और हरी भरी धरती से अलसी के नीले नीले फूल निकलते हैं, और तभी अलसी के नीले नीले फूल निकल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूल
बहुत सारे रंग के फूल खिले हुए, रिलमिल मतलब मिले जुले सब एक आपस में। हंस रही सखियां मटर खड़ी, अब सब तरफ फूल खिले हुए और उसमें खड़े होकर के मटर सखी जो है वो आपस में देख देख के एक दूसरे को हंस रही हैं। मटर का मानवीकरण कर दिया, ऐसा मटर की जो बालियां निकली हुई वैसा लग रहा है बहुत सारी सखियां खड़ी हैं हरे नीले फूल में और खुश हो रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। मखमली पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और ऐसा लग रहा है सब तरफ मखमली पेटियां लटकी हुई, पेटियां मतलब बैग लटके हुए हैं, छोटे छोटे हरे हरे मखमली बैग लटके, उसके अंदर बीजे हैं किसके, छीमियों के। छीमियां जो फलियों वाले पेड़ होते हैं, तो ऐसा लग रहा है वो जो फलियां लटकी हैं ऐसा लग रहा है मखमली बैग लटक रहे हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, और सब तरह रंग बिरंगी तितलियां, जब फूल होते हैं तो तितलियां आती हैं, तो रंग बिरंगी तितलियां जो है वो फूल रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, हर रंग के फूल पर अलग अलग रंग की तितलियां फैल रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रंतों से व्रंत पर, और तितलियां नहीं, ऐसा लग रहा है कवि को मानो तितलियों के नहीं, फूल ही रंग बिरंगे जो है वही दौड़ दौड़ के इधर उधर कूद कूद के घूम रहे हैं, कभी इस डाली कभी उस डाली, कभी उस डाली कभी उस डाली, व्रंतों से व्रंत, डंडियों पर डालियों पर कूद रहे हैं, फूल उड़ रहे हैं। फूल तो फूल नहीं उड़ रहे, उड़ रही है तितलियां, लेकिन कवि को ऐसा लग रहा है मानो फूल ही जो है वो उड़ रहे। क्यों फूल लग रही है, क्योंकि तितलियां भी रंग बिरंगी हैं, तो रंग बिरंगे फूल ऐसा लग रहा है सब तरफ उड़ रहे हैं। कवि कहता है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे, वहीं बगल के खेत में बैगनी सफेद फूलों वाली मटर का को देखकर लगता है कि जैसे मटर सखियां साथ साथ हंस रही हो। मटर में फलियों को देखकर लगता है कि वे मखमली पेटियों में किसी रत्न को छुपाए हैं। वो जो मखमली पेटियां उसमें बीज जो पड़े, ऐसा लग रहा है कुछ अपनी पेटियों में अपने बैग में कुछ छुपाए हुए हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, उनको देखकर लगता है मानो फूल ही उड़कर व्रंतों पर जा रहे हैं। अब यहाँ मानो जानो मानो शब्दों का प्रयोग नहीं किया है बच्चों। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, यहाँ पर कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है, मतलब वो फूल जो है वो ही तितलियां जो है वो ही फूल बन गए हैं और वो उड़ रहे हैं। आगे की पंक्तियां, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो रही कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। वर्णन देखो कितना सुंदर है कि बोलने में ही पंक्तियां आनंद आ जाता है। रजत स्वर्ण मंजरियों से, अभी आपने देखा होगा जब मौसम अच्छा हो, जाड़ों वाला मौसम आता है, गर्मियों वाला शुरुआत होने वाली होती है, जाड़ा खत्म होने वाला होता है, उस समय आम के पेड़ पर बौर आ जाते हैं, यही होली के सीजन में, और वो मंजरियां कैसी होती है, उनमें मंजरी आ जाती है, रजत स्वर्ण मंजरी। मंजरी देखा है ना, तुलसी के पौधे में वो दाने दाने से झड़ते हैं मंजरी, तो वो मंजरियां आ गई हैं। लद गई आम्र तरु की डाली, आम के पौधे जो है, पेड़ जो है वो मंजरियों से लद गए हैं, उनके ऊपर बुरी तरह मंजरियां आई हुई हैं। झर रहे ढाक, अब पतझड़ आ गया, ढाक के पत्ते झड़ने लग गए, पीपल के पत्ते झड़ने लग गए, हो उठी कोकिला मतवाली, और पतझड़ जब शुरू होता है तो बड़ी अच्छी हवा चल रही होती है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, तो कोकिला जो है वो, कोयल जो है वो मतवाली हो गई, पागल हो गई है। महके कटहल, अब कटहल जो है वो पकने लग जाता है तो उसमें से भी खुशबू आने लगती। मुकुलित जामुन, और जामुन जो है वो बस अभी खिलने को ही है, मतलब आधे खिले, मुकुलित मतलब आधे खिले हुए जामुन है, वो भी खिलने को बाकी है। जंगल में झरबेरी झूली, और बेर जो है वो खूब सारे निकल आए हैं जंगल में बहुत सारे बेल फूल गए हैं। फूले आड़ू, अब ये सब फल हैं, आड़ू नींबू दाड़िम ये सब फल हैं, आड़ू नींबू और अमरूद जो है वो फूल गए हैं। आलू गोभी बैगन मूली, और इस समय सब्जियों की बहार है, आलू गोभी बैगन मूली ये सब खूब खलिहानों में हो रहा है, और ये सब जो है देख करके कवि बहुत रोमांचित हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। गांव की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग की मंजरियां आ गई हैं, एक और आम में बौर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो गए। कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिरती है, फूल आने से कटहल महक उठे, जामुन के फूल अभी अधखिले हैं, जंगल में झरबेरियां लद गई हैं, आड़ू के फूल आ गए हैं, एक और जहां नींबू अनार आदि फूलों से लद गए, आड़े मतलब अनार, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैगन मूली आदि सब्जियां तैयार हो गई हैं। तो ये सब तरफ सब्जियां हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, मंजरियां हैं, तो बहुत ही खूबसूरत इस समय मौसम हो रहा है। पीले मीठे अमरूदों में, अभी अमरूद जाड़े के समय में अमरूद जो है वो पीले रंग के और मीठे मीठे अमरूद होते हैं, और खासतौर से इलाहाबाद में जहाँ कभी होगा वहाँ के तो अमरूद बच्चों खाने लायक देखने लायक होते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, और बाहर अमरूद पर लाल रंग की चित्तियां पड़ गई, दाग धब्बे पड़ गए, पक गए सुनहले मधुर बेर, और सुनहले सुनहले थे गोल्डन गोल्डन, वो पक करके लाल लाल हो गए हैं।
अवली से तरकी जा डाल जड़ी, अवली से आंवले जो होते आंवला, उनसे डालें जड़ गई हैं। जो पेड़ की डालें उन पे आंवले, इतने सारे आंवले लग गए हैं, ऐसा लग रहा है आंवले जड़ गए हो, जैसे रतन जड़ जाते हैं ऐसे आंवले जड़ गए हैं। आंवले से तर की जड़ी डाली, डाल जड़ी, आंवलों से पेड़ों की डालियां जड़ गई हैं। जड़ मतलब उसमें बिल्कुल बुरी तरह लग गए हैं। लौकी और सेम फली फूली, लौकी और सेम की जो फलियां हैं वो फैल गई हैं। लौकी फैल गई है, सेम की फलियां फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो लाल लाल टमाटर थे वो कैसे हो गए? मखमली, मतलब खूब गुलगुले गुलगुले से सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम हो गए हैं। मिर्ची की बड़ी हरी थैली, और मिर्चियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं। मिर्ची में भी थैली, मिर्च क्या होती है? थैली होती है ना, उसके अंदर बीज होते हैं, तो मिर्च की थैलियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो मतलब हर तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। ये कहता है कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए, उन पर लाल लाल धब्बे आ गए। बेर पककर सुनहरे और मीठे हो गए। आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहरा रही है। धनिया अपनी महक बिखेरने लगा है। लौकी और सेम की लताएं फैल गई हैं। टमाटरों का रंग लाल मखमल जैसा लग रहा है। मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चियों के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली के जैसे दिखाई दे रहे। आगे की पंक्तियां, बालू के सांपों सी अंकित, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं बच्चों। बालू के सांपों सी अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अभी गंगा के किनारे जो रेती है, बालू है, वहां पर जब हवा चलती तो रेत पर ऐसे ऐसे निशान बन जाते हैं बच्चों। आपने समुद्र के किनारे या ड्यून्स देखे हो तो रेत पर ऐसे लहरें सी बन जाती हैं। वो कहाँ से बनती हैं? वो हवा से बनती है। तेज हवा चलती है तो बालू ऐसे ऐसे हिल करके रेत लाइनें बना लेती है। तो बालू के सांपों सी अंकित, अभी ऐसा लग रहा है बालू के सांप हैं वहाँ, वो जो ऐसे ऐसे बने हुए हैं वो बालू के सांप हैं। गंगा की सतरंगी रेती, और गंगा की रेत कैसी लग रही है? सतरंगी। जब धूप पड़ती है तो बालू का जो कण होता है सैंड का, वो उसमें से 7 रंग निकलने लग जाते हैं, बिल्कुल चमकने लगता है। सुंदर लगती सरपत छाई, और उसके ऊपर सरपत को छा दिया गया। सरपत होती है घास बच्चों, जिसको कि गंगा की बालू की रेती पर ऐसे ऐसे झोपड़ी जैसा बना देते हैं, और फिर वहाँ पे तरबूजा, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इसकी खेती की जाती है। तो उस पर जो सरपत लगी हुई है वो बहुत सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, अभी गंगा के तट पर तरबूज ही तरबूज लगे पड़े हैं। अंगुली की कंघी से बगले कंगलगी संवारते हैं कोई, और बगुले खड़े हैं। बगुले देखिए ना, क्रेन, एक पैर पे वो खड़ा हो जाता है और एक पैर से अपने ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तो ऐसा लगता है वो अपने बाल संवार रहा है, कंघी कर रहा है अपने बालों में। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, और तिरते और जो पानी है गंगा का जल, उसमें सुरखाब जो है वो तैर रहा है। सुरखाब एक तरह की बत्तख जैसी होती है, और सुरखाब के पर बड़े सुंदर होते हैं, तो वो बड़ी सुंदर सी चिड़िया जो है वो तैर रही है। पुलिन पर मगरैठी रहती सोई, पुलिन मतलब नदी का जो रेतीला किनारा है, नदी का किनारा है, उस पर मगरौठी चिड़िया जो है, मुर्गे जैसी चिड़िया होती है, वो सो रही है। तो मौसम है, नदी का किनारा है, गंगा की रेती है, रेत पर वो सांप अंकित हो रहे हैं, सूरज की रोशनी से चमक रहे हैं, सुरखाब पक्षी तैर रहा है, मगरौठी चिड़िया सो रही है, और तरबूज जो है वो पूरे में फैले हुए हैं। अभी कहता है गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सांप के आने जाने से बन गई हो। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती, सरपत से बनाई झोपड़ियां सुंदर लग रही हैं। इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। इन्हें पानी में खड़े बगुले अपना सिर खुजला रहे हैं, जैसे लगता है कि वह अपने बालों में कंघी कर रहे हैं। बहते पानी में सुरखाब यानी चक्रवाक पक्षी तैर रहे हैं, तथा रेतीले किनारे पर मगरौठी नामक पक्षी सोया हुआ है। अब ये सब प्रकृति है, कवि वहां पर देख रहा है और उसका वर्णन कविता में कर रहा है। हसमुख हरियाली हिम आतम, हसमुख हरियाली हंस रही, ऐसा लग रहा है हरियाली स्वयं हंस रही है। यहाँ पर हरियाली का मानवीकरण है, हरियाली हंस रही है। हिम आतप, हिम मतलब बर्फ और आतप मतलब गर्मी। तो बर्फ में जब धूप, मतलब ठंडा और गर्म दोनों मौसम है, जब जाड़े की धूप होती है वो धूप, हिम आतप, जाड़े की धूप। हंसमुख हरियाली हंस रही है क्योंकि जाड़े में भी धूप, जाड़े की धूप बड़ी अच्छी लगती है, गुनगुनी गुनगुनी धूप, आप धूप में बैठ सकते हैं। सुख से अलसाए सोए, और सभी जानवर, प्रकृति सब कैसे सुख में अलसाए से सो रहे हैं। जाड़े में, ठंड में निकलने का मन नहीं करता, आलस भी आ रहा होता, धूप भी निकल रही होती, तो सब अलसा करके सोए हुए हैं। भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए, और भीगी भीगी अंधियारा, अंधेरा होने लगा, भीगा भीगा सा मौसम, मतलब नमी आ गई है मौसम में। निशि मतलब रात, तारक स्वप्नों में से खोए, ऊपर आसमान में अंधेरा है और तारे निकले हुए हैं। वो तारे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी अलसाए हुए सो रहे हैं और सपनों में खोए हुए हैं। तारे पृथ्वी की इतनी सुंदरता देखकर कि वो भी सपनों में, मीठे सपने में खोए हैं और सो रहे हैं अलसा कर। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम,
और नीचे जो गांव है वो ऐसा लग रहा है मरकत के डिब्बे सा खुला हो। मरकत कहते हैं हीरे, जैसे एक हीरे का डब्बा हो, डब्बे में ढेर सारे हीरे हो तो कैसा होगा, चम 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 डब्बा। तो वो जो पृथ्वी है वो ऐसी लग रही मरकत का डब्बा खुल गया हो, जिस पर नीलभ नभ आच्छादन, और नीला नभ जो है वो आच्छाद मतलब ढक गया, नीले नभ ने उसको ढक लिया। उसका ढक्कन डब्बे का कैसा है, नीले रंग का आसमान। पृथ्वी रत्न का डब्बा है, ऊपर से नीले आसमान का ढक्कन है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। निरुपम मतलब अनोखा, सुंदर, अद्भुत। हिमांत मतलब सर्दी की समाप्त, सर्दी खत्म होने वाली है, सर्दी जा रही है, हल्का हल्का मौसम, बड़ा गुलाबी सी सर्दी रह गई, हल्की सी। हिम का अंत है, हिम मतलब ठंडक का अंत हो गया। मैं स्निग्ध शांत, स्निग्ध मतलब सफेद, शांत मतलब बिल्कुल सौम्य, शांत, कोमल। निज शोभा से हरता जनमन, और जो निज मतलब उसकी शोभा जो है, सुंदरता जो है पृथ्वी की, उससे शोभायमान हो रहा है, पृथ्वी शोभायमान हो रही है। और सबके मन को, जन मन, जनता का मन हर लेने वाली सुंदरता है। जाड़ा जा रहा है, जब जाड़ा आता है तो खूब सब्जियां, खूब फल होते हैं, और जब जाड़ा जाने लगता है तो हल्का हल्का पतझड़ भी शुरू हो चुका है, फूल भी अभी निकले हुए हैं, सब्जियों से खेत भरे हुए हैं, और तरबूज और खेती कर दी गई है। जब गर्मियां आएंगी तो तरबूज निकलेंगे, अभी तरबूज निकले नहीं है। गंगा की रेती के किनारे सरपत लगा करके तरबूजों, खेत, लौकी, तरोई, ये खीरा, ककड़ी की खेती कर दी गई है। खेतों में मटर, अरहर, गेहूं की बालियां निकल आई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे नीले रंग का डब्बा है, नीलम, उसमें नीलम रत्न भरे हुए, और आसमान जो है उसका ढक्कन है वो उसके पास आना चाह रहा है। सर्दी के समाप्ति का समय है, और जब धरती की शोभा जो है वो देखते ही बनती है और सबके मन को हर लेती है, और लेखक का तो मन पूरी तरह से प्रकृति ने हर लिया है। ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि हरियाली पर धूप पड़ती है तो लगता है वह हंस रही है। हरियाली पर जब हरी धूप हो, तब धूप पड़ती तो ऐसा लगता है वो इतनी सुंदर चमकीली लगती है, ऐसा लगता है वो हंस रही है। सर्दी की धूप चमक उठी है, लगता है धूप और हरियाली अलसाकर सो गए हैं। ओस की रात भीग चुकी है, तारों की चमक फीकी पड़ने लगी है, वे सपनों में खो गए हैं। सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न के खुले डब्बे सा लग रहा है, उस पर नीला आकाश छाया हुआ है जो नीलम के आवरण जैसा है। सर्दी की समाप्ति पर अद्भुत शांति छा गई है। ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों के मन अपनी ओर खींच रहा है। तो बच्चों, ये है एक सुंदर गांव का वर्णन जो कवि ने अपने शब्दों में किया, और ये बहुत सुंदर प्राकृतिक वर्णन है, और सुमित्रानंदन पंत अपने इस तरह के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कविता समझ में आ गई होगी। बड़ी प्यारी कविता है, इस पर ही प्रश्न आएंगे। यहाँ पर जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको आपको याद रखना है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ गुड बाय।